हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अरुणेंद्र प्रताप सिंह, मैनेजिंग डायरेक्टर आरस्तु आईएएस एकेडमी इंदौर से। दोस्तों, आज हमारे लेक्चर का जो विषय है वो हम मध्य प्रदेश करेंगे और मध्य प्रदेश के अंतर्गत हम जो आज टॉपिक करने वाले हैं वो है मध्य प्रदेश में उद्योग। हालांकि मध्य प्रदेश में उद्योगों के संबंध में हम पहले भी 2 टॉपिक कवर कर चुके हैं कि जो प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट थे, लेकिन ये जो हमारा लेक्चर होगा ये मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुख्य परीक्षा में हमारा जो मध्य प्रदेश का जो भूगोल का पोर्शन है, उस भूगोल के पोर्शन में लिखा हुआ है कि मध्य प्रदेश में कृषि से संबंधित, वन से संबंधित और खनिज से संबंधित उद्योगों के बारे में वहां पर पूछा जाता है। तो निश्चित रूप से ये जो टॉपिक है वो आपके प्रीलिम्स में तो है ही है, साथ ही साथ मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक विनम्र अपील करना चाहता हूं कि दोस्तों, यदि आप घर में बैठ के मेरी वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, तो अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो निश्चित तौर पर इसका लाभ जो है इस परीक्षा की तैयारी करने वाले लोगों तक आप पहुंचाएं। ठीक है, चाहे आप घर पे बैठे हो या चाहे आप किसी भी एकेडमी या किसी भी संस्थान में आप अध्ययनरत हो, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो निश्चित रूप से वो दूसरों को भी पसंद आएगा। तो जो भी विद्यार्थी या जो भी स्टूडेंट्स इस तरह के एग्जाम में देने के इच्छा रखते हैं, उन्हें आप जो है इसका लाभ जरूर दें। ठीक है, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और हर कोई इसका लाभ जो है ले सकता है। चलिए, तो अब मैं इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि हमने अपने विगत जो हमने अभी लेक्चर्स लिए उनमें हमने मध्य प्रदेश की कृषि को भी देखा था, हमने मध्य प्रदेश के वनों को भी पढ़ा है, हमने मध्य प्रदेश के खनिज संसाधनों के भी बारे में सारी जानकारियां इकट्ठी कर ली थी। लेकिन हमारा जो टॉपिक है वो है मध्य प्रदेश में उद्योग। तो किन किन आधारों पर हमारे मध्य प्रदेश में उद्योग स्थापित किए गए हैं, क्योंकि हमारा जो मध्य प्रदेश है, हमें पता है कि हमारे मध्य प्रदेश में विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक संसाधन यहाँ पर मौजूद हैं। जैसे कि मैं बात करूं, उनमें से हमारा एक मृदा है, खनिज है, साथ में हमारा कृषि भी है और जल संसाधन भी है, ठीक है, वन संसाधन है। तो कुल मिला के इन सभी प्राकृतिक संसाधनों से हमारा मध्य प्रदेश परिपूर्ण है और इन्हीं प्राकृतिक संसाधनों के आधार पर हमारे मध्य प्रदेश में उद्योगों की स्थापना की गई है। नाम से ही स्पष्ट है कि ये आप है कृषि आधारित उद्योग। तो निश्चित रूप से जो कृषि आधारित उद्योग हैं, तो कृषि किस पर डिपेंड करती है? मृदा पर डिपेंड करती है। अगर आपके क्षेत्र विशेष में मृदा की क्वालिटी, उसकी गुणवत्ता अच्छी होगी तो निश्चित रूप से वो वहां पर कृषि की संभावना अधिक प्रबल होगी। तो जब कृषि होगी तो कृषि पर आधारित जो है उद्योगों की स्थापना भी उस क्षेत्र विशेष में होगी। ठीक है, वन आधारित उद्योग तो हमने अभी तक पढ़ा था कि हमारे मध्य प्रदेश में, अगर मैं संपूर्ण देश की बात करूं तो हमारे मध्य प्रदेश में वनों का सर्वाधिक वृक्षावरण और क्षेत्रावरण पाया जाता है। ठीक है, तो इन्हीं आधार पर हमारे मध्य प्रदेश में उद्योग विकसित हुए हैं और उन्हीं को हमने नाम दे दिया वन आधारित उद्योग। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका खनिज आधारित उद्योग। हमने ये भी देखा था कि हमारे मध्य प्रदेश जो है वो खनिज संसाधनों की दृष्टि से भी परिपूर्ण राज्य है। यहाँ पर अनेक प्रकार के खनिज पाए जाते हैं और अधिकांश खनिजों का उत्खनन भी किया जाता है। तो इन्हीं खनिजों के आधार पर हमारे मध्य प्रदेश में खनिज आधारित उद्योग विकसित हुए। ठीक है, तो ये एक अलग सा चैप्टर बनता है कि आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्वेश्चन यही बनता है कि ये जो हेडिंग्स मैंने यहाँ पे डाली हैं, ये जो 3 कि कृषि आधारित उद्योगों का विस्तृत वर्णन करें। अब ये क्वेश्चन आ सकता है आपसे 11 मार्कर में, अगर 2020 की एससी में पूछता है या 2019 की मुख्य परीक्षा में एग्जाम में आएगा तो ये आपका जो है तो 15 मार्कर में बनता है क्वेश्चन। ठीक है, और 15 मार्कर जो कि 300 शब्दों में लिखना है, हो सकता है कि ये 100 शब्दों में ही भी पूछ ले आपसे कि मध्य प्रदेश के में कृषि आधारित उद्योगों का वर्णन करें या खनिज आधारित उद्योगों का वर्णन करें, या कि पूछ सकता है आपसे कि वन आधारित उद्योगों के बारे में बताइए। तो ये तीनों एक अपने आप में एक पूरे के पूरे क्वेश्चंस का निर्माण करते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे मैंने यहां पर लिखा है कि जो कृषि आधारित उद्योग है, कृषि आधारित उद्योगों में हम किन किन प्रकार के उद्योगों को शामिल कर सकते हैं। जैसे आपका चीनी उद्योग हो गया। चीनी उद्योगों को हमने शामिल क्यों किया? क्योंकि चीनी उद्योगों का जो मुख्य कच्चा पदार्थ है वो है आपका गन्ना होता है, शुगर केन। तो अगर गन्ना होगा तो गन्ने पर आधारित जो है चीनी का जो निर्माण होता है वो उसी पर डिपेंड करता है, गन्ने पर। तो निश्चित रूप से ये किस प्रकार का उद्योग कहलाएगा? कृषि आधारित उद्योग। फिर बात करें सूती वस्त्र उद्योग, रेशम उद्योग, इन पर हम चर्चा करेंगे, और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, और साथ में है आपका वनस्पति घी उद्योग।
तो ये सारे उद्योग जो मिलकर के आपके कृषि आधारित उद्योग बने। फिर नेक्स्ट पॉइंट है आपका वन आधारित उद्योग। ऐसे उद्योग जो जो कि वनों पर आधारित है, मतलब उन उद्योगों से को जो कच्चा माल प्राप्त होता है वो कहां से होता है, वो वनों से प्राप्त होता है। ठीक है, तो वन पर आधारित उद्योग कौन कौन से हैं, जैसे कि हमने बात करी कागज उद्योग, बीड़ी उद्योग, कत्था उद्योग, लाख उद्योग, दिया सलाई उद्योग व लकड़ी उद्योग। तो इस प्रकार के उद्योग पूर्णतः किस पर डिपेंड करते हैं, वनों पर, इसलिए हमने इनका नाम दे दिया वन आधारित उद्योग। फिर खनिज आधारित उद्योगों में आ जाइए आप, हम बात करते हैं सीमेंट उद्योग की, हम बात करते हैं हीरा उद्योग की, कोयला आधारित उद्योग, एस्बेस्टस उद्योग, संगमरमर उद्योग, और बात करेंगे हम चीनी मिट्टी उद्योगों के बारे में। तो ये जो जितने भी उद्योग यहाँ पर मैंने लिखे हैं ये किस पर आधारित है, मध्य प्रदेश में पाए जाने वाले खनिजों पर आधारित है। ठीक है, क्योंकि इन्हीं के आधार पर हमारे मध्य प्रदेश में इस प्रकार के उद्योग विकसित हुए हैं। तो इनका सभी का वर्णन आपको अपने आंसर में करना पड़ेगा टू द पॉइंट विथ फैक्ट्स। तो फैक्ट्स कहां से आएंगे आपके पास, फैक्ट्स के लिए आपको जाना होगा हमारे उद्योगों के संबंध में। हमने जो पहला लेक्चर हमने कंप्लीट किया, दूसरा लेक्चर हमने जो कंप्लीट किया, वहां पर आपको जो उद्योग से संबंधित हमने फैक्ट्स कवर किए हैं वहां से आपको प्राप्त होंगे। साथ ही इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अगर हमने कृषि आधारित उद्योगों के बारे में पढ़ना है, उसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को जानना है, तो आपको मध्य प्रदेश में कृषि से संबंधित जो वीडियोस हमने पढ़ा, जो लेक्चर में हमने पढ़ाई की, तो आपको कृषि से संबंधित वीडियोस को देखना अनिवार्य हो जाएगा। ठीक है, तब आप इन चीजों को बहुत अच्छी तरीके से समझ पाएंगे, क्योंकि आपके पास कृषि से संबंधित, मध्य प्रदेश की कृषि से संबंधित जितने भी बिंदु हैं, जितने भी महत्वपूर्ण साक्ष्य हैं, वो वहां पर आपको प्राप्त हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट बात करें वन आधारित उद्योगों की, तो वन आधारित उद्योगों को समझने के लिए आपको मध्य प्रदेश के वनों को समझना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर भी लेक्चर लिया हुआ है मध्य प्रदेश के वनों के संबंध में। ठीक है, तो आपको वो लेक्चर देखना बहुत महत्वपूर्ण है। और एक खनिज आधारित उद्योगों को समझने के लिए जो फैक्ट्स मिलेंगे आपको, वो कहां पे मिलेंगे, मध्य प्रदेश में खनिज संसाधन संबंधी हमने जो लेक्चर बनाया या हमने जो पढ़ाई की, वहां पर आपको मध्य प्रदेश के खनिज संबंधी उद्योगों के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो आपको वो 3 लेक्चर देखना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको बहुत अच्छे तरीके से इनको समझना है। हालांकि चूंकि फैक्ट्स की जो मैं बात करूंगा वो फैक्ट्स हमने उन बिंदुओं पर पढ़े हैं, उन लेक्चर्स में हमने कवर किए हुए हैं, तो आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ में फिर आएगा। चलिए अब हम बात करते हैं पहला जो है हमारा कृषि आधारित उद्योगों के बारे में। ठीक है, तो कृषि आधारित उद्योग, अब कृषि आधारित उद्योगों में हमने पढ़ा, अब चूंकि जब आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये एक क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, मान लीजिए कि 15 मार्कर में और 300 शब्दों में पूछा गया, तब आपको बताना पड़ता है, थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन बताना पड़ेगा। तो इंट्रोडक्शन, चूंकि कृषि आधारित उद्योगों के बारे में पूछा गया, तो आपको बताना है कि हमारा मध्य प्रदेश एक कृषि प्रधान देश है, जिसकी अधिकांश जनसंख्या जो है वो इन्हीं प्राथमिक कार्यों में लगी हुई है। ठीक है, और उनका जो अधिकांश जनसंख्या है वो इसी प्रकार के कृषि कार्यों में लगी हुई है। हमारा मध्य प्रदेश विगत 7 वर्षों से जो है राष्ट्रीय स्तर का सर्वोच्च जो पुरस्कार है, कृषि कर्मठ पुरस्कार, उसको भी प्राप्त कर चुका है। तो इस प्रकार से हमारे मध्य प्रदेश में कृषि संबंधी उद्योगों के लिए अपार संभावनाएं विद्यमान है, और कृषि उद्योगों की चर्चा हम निम्नलिखित प्रकार से कर सकते हैं। तो अब आप इनका फिर वर्णन करेंगे। पहला आता है आपका चीनी उद्योग। तो चीनी उद्योगों की बात मैंने की है। ठीक है, जब हमने उद्योगों के संबंध में लेक्चर पढ़ा है, तो मध्य प्रदेश में कौन कौन से चीनी उद्योग हैं उसके बारे में हमने बात की थी कि मध्य प्रदेश में जो पहला चीनी उद्योग की स्थापना की गई थी वो आलोट चीनी शुगर मिल था, या आलोट शुगर मिल था, जिसकी स्थापना 1934 में की गई। फिर हमने बात की थी बारलाई चीनी उद्योग, बारलाई जो कि देवास में है, छिपरा नामक स्थान पे। ठीक है, यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सहकारी क्षेत्र का चीनी उद्योग है। इसके बाद हमने शुगर मिल के बारे में बात करी थी, जीवाजी के बारे में बात करी थी, सेठ गोविंद दास के बारे में बात करी थी, कैलारस के बारे में बात करी थी, करेली के बारे में बात करी थी। तो ये सारे के सारे चीनी उद्योग हैं। जब आप अपने आंसर को लिखोगे तो ये चीनी उद्योग जो है इनके नाम आपको याद होने चाहिए। ठीक है, इसलिए मैंने पहले से ही सारे फैक्ट्स आपको बता दिए हैं। तो आइए अब चीनी उद्योगों के बारे में बात करने के लिए सबसे पहले आप इसमें, अगर चूंकि ये जो चीनी उद्योग है, आपको एक चीज समझना ये है कि यहाँ पर जैसे कि कृषि आधारित उद्योग है इतने सारे, तो ये कृषि आधारित उद्योग अपने आप में एक 15 मार्कर क्वेश्चन बनता है। लेकिन इसी कृषि आधारित उद्योगों में एक उद्योग ऐसा भी है, चीनी उद्योग, और साथ में सूती वस्त्र उद्योग। ये 2 उद्योग ऐसे हैं जो कि आपसे 6 मार्कर में पूछे जाने की संभावनाएं हमेशा बनी रहती है।
तो ये अपने आप में एक सेपरेट क्वेश्चन बनता है। पूछ लेगा कि मध्य प्रदेश में चीनी उद्योगों की वर्तमान दशा एवं दिशा को बताइए, निर्धारित करिए, उसका वर्णन करिए, टिप्पणी लिखिए, तो आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, रेशम या सूती वस्त्र उद्योगों के बारे में भी पूछ सकता है आपसे, खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के बारे में भी पूछ सकता है आपसे। तो ये जो है, ये तीनों के तीनों क्वेश्चंस अपने आप में 6 मार्क का क्वेश्चन का निर्माण करते हैं। तो आपको इतना तो कम से कम आना चाहिए कि अगर ये चीनी उद्योगों के बारे में सेपरेट 6 नंबर में क्वेश्चन पूछता है तो आप 100 शब्दों को लिख सकें। ठीक है, और अगर ये पूरा पूछता है कृषि आधारित उद्योगों का वर्णन करें तो आपको 300 शब्दों में पूरा का पूरा बनना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको अपने घर पे आंसर राइटिंग करके उसको अपने अभ्यास में लाना पड़ेगा। साथ ही 100 शब्द लिखने के लिए उतने आपके पास फैक्ट्स भी होने चाहिए, तथ्य भी होने चाहिए। तो वो कहां से मिलेंगे? जब आप गहन अध्ययन करोगे इस विषय को तब। ठीक है, क्योंकि आपके पास सारे तथ्य, सारे डेटा मैंने लगभग आपको बता दिए हैं। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उसको इकट्ठा करें और उसको अच्छे तरीके से जो है अपने आंसर में पुट अप करें। ठीक है, चलिए तो अब बात करते हैं हम चीनी उद्योगों की। तो आपको पता है कि चीनी उद्योग जो है वो एक कृषि आधारित उद्योग है। ठीक है, कृषि आधारित निश्चित तौर पर। और इन चीनी उद्योगों के लिए जो प्रमुख कच्चा माल है वो कौन सा है? कच्चा माल गन्ना है। हमने पढ़ा था कि जो गन्ना है वो सर्वाधिक हमारे मध्य प्रदेश में नरसिंहपुर जिले में होता है। ठीक है, अब इसके बाद अगर बात करूं कि हमारे मध्य प्रदेश में वर्तमान में कुल कितनी चीनी मिलें हैं, तो हमारे मध्य प्रदेश में वर्तमान समय में जो शुगर मिलों की कुल संख्या है वो कितनी है? 26 है। तो ये आपके पास ये फैक्ट्स हैं। प्रमुख गन्ना उत्पादक जो जिले हैं हमारे मध्य प्रदेश में, वो जैसे कि आपका नरसिंहपुर हो गया, देवास हो गया, उज्जैन हो गया, तो इन जिलों में मुख्य रूप से गन्ना उपजाया जाता है। ठीक है, फिर बात करें कि अब ये बात हो गई आपकी कि प्रमुख चीनी मिलों की संख्या 26 है। अब बात करते हैं कि प्रमुख मिलें कौन कौन सी हैं हमारे मध्य प्रदेश में। तो आप बात करेंगे कि मध्य प्रदेश में वर्ष 1934 में पहली चीनी मिल आलोट शुगर मिल की स्थापना की गई। ठीक है, आलोट, इसको अंडरलाइन करेंगे। फिर नेक्स्ट करेंगे बारलई शुगर मिल जो कि आपके देवास में स्थापित है। इसका महत्वपूर्ण तथ्य क्या है कि ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सहकारी क्षेत्र का शुगर मिल है। फिर जो कुछ अन्य शुगर मिलों के नाम आप उसमें लिखेंगे, कम से कम 3 से 4 या 5 शुगर मिलों के नाम आप लिख देंगे। तो जीवाजी है, हमने सेठ गोविंद दास की बात करी, भोपाल शुगर मिल की बात करी जो कि सीहोर में है, कैलारस की बात करी, सारंगपुर की बात करी। तो इस प्रकार से आप चीनी मिलों का उल्लेख कर देंगे। तो मुझे नहीं लगता कि इतनी सारी चीजों के होते हुए, जो कि मैंने यहाँ पर अभी सिर्फ आपको फैक्ट्स बताए हैं, जब आप इसका सेंटेंस बनाएंगे तो निश्चित तौर पर वो आपके शब्द सीमा 100 के आगे निकल जाएगी। ठीक है, लेकिन आपको इतना करना है कि आप जो है तो अपने उत्तर को 80 या 85 शब्दों में खत्म कर सके विथ ऑल तथ्य के साथ। ठीक है, ये तो बात हुई चीनों मिलों की। अब आपको समझ में आया कैसे लिखना है। फिर नेक्स्ट बात करना है सूती वस्त्र उद्योगों के बारे में। ठीक है, सूती वस्त्र उद्योग। अब सूती वस्त्र उद्योगों के उत्पादन में, चूंकि यह भी एक प्रकार का कृषि आधारित उद्योग है, सूती वस्त्र उद्योगों के उत्पादन में हमारा मध्य प्रदेश का देश भर में कौन सा स्थान है? देश भर में तीसरा स्थान है। तो पहला दूसरा कौन सा है? सर्वाधिक जो सूती वस्त्र उद्योग है वो देश भर के पहला स्थान प्राप्त है गुजरात को, दूसरा प्राप्त है महाराष्ट्र को और तीसरा प्राप्त है हमारे मध्य प्रदेश को। ठीक है, अब ये तो बात ठीक हो गई कि सूती वस्त्र उद्योग के क्रम में हमारे मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? तीसरा। फिर बात आती है कि प्रमुख संकेंद्रण कहां मिलता है सूती वस्त्र उद्योगों का। अगर आप देखेंगे कि सूती वस्त्र उद्योगों के लिए जो कच्चा माल है वो है आपका कपास। ठीक है, और कपास किस प्रकार की मिट्टी में होता है? तो कपास के लिए सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी है काली मिट्टी। अब काली मिट्टी कहां मिलती है हमारे मध्य प्रदेश में? तो आपको याद होगा कि हमारे मध्य प्रदेश का संपूर्ण पश्चिमी क्षेत्र, जिसको हम मालवा के पठार के नाम से जानते हैं, मालवा के पठार या संपूर्ण मालवा के पठार में काली मिट्टी पाई जाती है। और इसी काली मिट्टी पर हम जो प्रमुख उपज है वो कपास की है। तो जो सूती वस्त्र उद्योगों का संकेंद्रण है हमारे मध्य प्रदेश में, वो किस ओर पाया जाएगा? मध्य प्रदेश के पश्चिमी ओर, या बात करें संपूर्ण मालवा के पठार में। ठीक है, सूती वस्त्र उद्योगों का संकेंद्रण पाया जाता है। और क्यों पाया जाता है ये मैंने अभी आपको बता दिया, क्योंकि यहाँ पर काली मिट्टी है और काली मिट्टी की प्रमुख जो उपज है वो कौन सी है? वो कपास है। ठीक है, अब हमारे मध्य प्रदेश में कुल कितने सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना की गई है? चाहे वो उज्जैन हो, चाहे वो देवास हो, चाहे वो इंदौर हो। अब चूंकि इंदौर शहर जो है, इंदौर मुख्यतः सूती वस्त्र उद्योग के लिए जाना जाता है। हमने पढ़ा था कि यहाँ पर रेडीमेड
रेडीमेड जो कॉम्प्लेक्स है वो भी हमारे इंदौर में है। ठीक है, तो कुल 65 वस्त्रोद्योग, सूती वस्त्र उद्योग वर्तमान समय में कार्यान्वित है हमारे मध्य प्रदेश में। फिर जो प्रमुख जो सूती वस्त्र उद्योग है उनकी आप चर्चा कर देंगे। हमने एक अलग से हमने कॉलम बनाया था कि मध्य प्रदेश के प्रमुख सूती वस्त्र उद्योग कौन कौन से हैं। उनमें सबसे पहला नाम आता है बुरहानपुर ताप्ती मिल्स का नाम आता है। ठीक है, जो कि बुरहानपुर में स्थापित किया गया। कब स्थापित किया गया? तो 1906 में मध्य प्रदेश का पहला जो सूती वस्त्र उद्योग था वो था आपका बुरहानपुर ताप्ती मिल्स। इसके बाद फिर मालवा आया। मालवा मिल्स की स्थापना इसके एक साल बाद 1907 में किया गया। फिर स्वदेशी है, हीरा मिल्स है, कल्याण मिल्स है। तो इस प्रकार आपको इनके नामों को याद करना पड़ेगा। ठीक है, चूंकि यहां पर आपको लिखना भी पड़ेगा। तो प्रमुख उद्योगों के क्रम में आप बुरहानपुर का नाम ले सकते हैं। बुरहानपुर ताप्ती, मालवा है, स्वदेशी है, हीरा है, कल्याण मिल्स है। तो इस प्रकार से आपका जो सूती वस्त्र उद्योग है वो उसका आंसर जो है कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है आपका रेशम उद्योग। तो रेशम उद्योग मध्य प्रदेश में रेशम उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए, रेशम उद्योगों की स्थापना के लिए या उनके विकास के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने 1984 में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में रेशम संचालनालय की स्थापना की। रेशम संचालनालय की स्थापना कब की गई? 1984 में। कहां की गई? इसका मुख्यालय भोपाल में है। क्यों की गई? क्योंकि हमें रेशम उद्योगों को, उनके विकास को, उनकी स्थापना को बढ़ावा देना था। ठीक है, तो मुख्य रूप से अभी जो रेशम होता है, ये रेशम प्राकृतिक तरीके से भी इसकी खेती की जाती है और साथ ही कृत्रिम तरीके से भी रेशम का निर्माण किया जाता है। आपको पता है कि प्राकृतिक तरीके से कैसे की जाती है? तो रेशम पालन एक कृषि का संबंधी एक व्यवसाय है। तो वहां पर रेशम के कीड़ों को पाला जाता है और रेशम के कीड़ों की एक प्रकृति क्या होती है कि वो अपने लार के माध्यम से जो अपने आप को वो निकालते जाते हैं और अपने आप को एक घेरे, मतलब जो धागा निकलता है उससे वो अपने आप को घेरा बना करके बनाते जाते हैं और एक ऐसा समय आता है कि उसको हम जब वो अपने आप को पूरा उस धागे से लपेट लेते हैं और जब उनमें ऑक्सीजन की कमी होती है तो वो जो कीड़े होते हैं वो मर जाते हैं और उसी को हम फिर प्यूमा के नाम से भी जानते हैं, प्यूमा। फिर निश्चित तौर पर फिर उनको क्या करते हैं, गर्म पानी में डाल देते हैं, तो कीड़े तो मर चुके होते हैं, फिर वो जो हमें रेशम होता है वो हमें प्राप्त हो जाता है। तो ये तो एक कृत्रिम विधि है रेशम प्राप्त करने की, और लेकिन प्राकृतिक विधि है, लेकिन एक कृत्रिम तरीकों से भी रेशम मध्य प्रदेश के नागदा हो गया, उज्जैन हो गया, देवास हो गया, इन जिलों में कृत्रिम तरीके से भी रेशम की को बनाया जाता है। ठीक है, तो इसके बाद बात करें कि जो इरी है, सहतूत है, टसर है, ये रेशम के प्रकार हैं कि हमारे मध्य प्रदेश में इरी, सहतूत व टसर प्रकार के रेशम का उत्पादन किया जाता है। फिर इसके जो प्रमुख केंद्र है रेशम उत्पादन के हमारे मध्य प्रदेश में, वो एक मंडला जिला है, मंडला जिला के साथ साथ सिवनी जिला है। तो मध्य प्रदेश में रेशम उत्पादन के जो प्रमुख जिले हैं वो मंडला है और सिवनी है। सिवनी की मैं बात करूं तो सिवनी में रेशम के उत्पादन के लिए व रेशम उद्योगों की स्थापना के लिए सिवनी जिले को मध्य प्रदेश का लखनऊ कहा जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपका कि मध्य प्रदेश का लखनऊ किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, वो मध्य प्रदेश के सिवनी जिले को। ठीक है, और साथ ही साथ मध्य प्रदेश में एक रेशम मंडी की भी स्थापना की गई मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में, पचमढ़ी में। ठीक है, तो ये पचमढ़ी में रेशम मंडी भी है ताकि आप रेशम जो उत्पादक किसान हैं वो ले जाकर के और अपने रेशम की बिक्री वहां पर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया ये रेशम उद्योग। फिर बात करते हैं, नेक्स्ट है आपका खाद्य प्रसंस्करण उद्योग। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग होता क्या है? आपको फूड प्रोसेसिंग इसको बोलते हैं। तो क्या होता है, अगर मैं एन एग्जांपल की बात करूं तो आपने देखा है जो टोमेटो सॉस मिलता है केचप में, जो आप घरों पे प्रयोग करते हैं, वो एक प्रकार है। वो बनता किससे है? वो उसके लिए प्राथमिक कच्चा माल होता है टमाटर। तो हमारे मध्य प्रदेश में बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो प्याज की उपज करते हैं। जाना भी इसीलिए जाता है, हमारा जो मध्य प्रदेश है वो प्याज के लिए, ठीक है, और उत्तर प्रदेश जो है आलू के लिए, और इसी प्रकार से जो कर्नाटक है वो टमाटर के लिए फेमस है। तो चूंकि अब के जो किसान हैं वो इनकी उपज तो करते हैं लेकिन उनकी उपज का उनको उचित मूल्य नहीं मिल पाता, जिसके कारण आप देखते होंगे कि हर वर्ष रबी की फसलों में जो है तो
अधिकांश किसान आपको मिल जाते हैं कि वो अपने टमाटर की उपज को सड़कों पर फेंक रहे हैं, प्याज की उपज को गायों को खिला दे रहे हैं। क्यों ऐसा वो कर क्यों रहे हैं? क्योंकि उन्हें अपनी उन्होंने जितनी लागत लगाई है उतनी की भी प्राप्ति उन्हें नहीं हो पाती है, तो उन्हें इस पोजीशन को या इस परिस्थिति से गुजरना पड़ता है। तो उनके लिए एक अच्छा उपाय ये है कि वो किसी भी फूड प्रोसेसिंग कंपनी से टाई अप कर ले कि हम इनको उपज करेंगे और हम आपको दे देंगे। तो कृषि संबंधित कच्चे पदार्थ को जो है उसकी गुणवत्ता में सुधार करके, उसके मूल्य में वृद्धि करके फिर उसको खाद्य योग्य बनाना ही क्या कहलाता है? फूड प्रोसेसिंग कहलाता है, खाद्य प्रसंस्करण कहलाता है। आपने देखा होगा कि बस काटो, घोलो और लगा लो, नहीं नहीं, काटो और उबालो और खा लो, ये जो चीजें हैं ये क्या कहलाती है आपको? यही है फूड प्रोसेसिंग। बहुत सारे खाद्य पदार्थ, भोज्य पदार्थ आज आपको पैकेट के रूप में प्राप्त हो जाते हैं। चाहे तो वो आप बात करो जो हम ठंड ऋतु में हम सूप पीते हैं, बस उसमें रहता क्या है? पैकेट में एक पाउडर रहता है, हमने उसको काटा, उबाला और 2 मिनट में खाने के लिए तैयार हो गया। आपने बनाना चिप्स देखा होगा, वो भी किससे बनता है? बनता तो बनाना से है, लेकिन आपको बनाना खरीदने के लिए 40 रुपए में आपको मिलते हैं, लेकिन वही छोटे से पैकेट में आपको 40 रुपए का इतना पैकेट मिलता है। आलू हो गया, आलू की चिप्स आप खाते हो, ये सब क्या है? यही है फूड प्रोसेसिंग का एग्जाम्पल। ठीक है, अब चूंकि इनकी अपार संभावना है हमारे मध्य प्रदेश में, क्यों? क्योंकि हमने देखा कि हमारे मध्य प्रदेश में जो खाद्य फसलों का भी यहाँ पर उपज काफी होता है। चाहे वो बागवानी फसलों को आप ले लो, आलू हो गया, प्याज हो गया, लहसुन हो गया, इनकी भी उपज यहाँ पर काफी मात्रा में होती है। तो हमारे मध्य प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में अपार संभावनाएं दिखाई पड़ती हैं। बस हमें करना क्या है कि इन प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना के संबंध में जो नीतियों का निर्माण है, उनका जो क्रियान्वयन है, वो हमें सही ढंग से या बेहतर ढंग से करना पड़ेगा। ठीक है, तो खाद्य प्रसंस्करण है क्या? हमने बात की कि प्राथमिक कृषि उत्पादों का प्रसंस्करण कर उनके मूल्य को बढ़ाना है, उनका मूल्यवर्धन करना है, और यही है आपका खाद्य प्रसंस्करण। ठीक है, अब आप मार्केट में आलू लेने जाते हो तो आपको 30 रुपए की आलू मिलती है, ठीक है, लेकिन अब आप सोचें कि आप जब चिप्स खरीदते हो, लेज का खरीदते हो या आप डायमंड्स का लेते हो, तो जब आप पैकेट 10 रुपए का खरीदते हो तो उसमें कितनी चिप्स मिलती हैं? 15 या 20, और वो मुश्किल से 2 या 3 आलू में बन जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है यही कहलाता है आपका फूड प्रोसेसिंग। अब बात करें कि मध्य प्रदेश में फूड प्रोसेसिंग के संबंध में हमारे मध्य प्रदेश में मेगा फूड पार्क की भी स्थापना किए जाने संबंधी प्रस्ताव पारित किया गया था, और बहुत सारे मेगा फूड पार्क की स्थापना की भी जा चुकी है। अब हमने पढ़ा था कि जब इसके सेकेंड लेक्चर में मध्य प्रदेश के उद्योगों के संबंध में, कि मध्य प्रदेश औद्योगिक केंद्र विकास निगम जो है इन मेगा फूड पार्क की स्थापना करने के लिए जिम्मेदार संस्था के रूप में कार्यरत है हमारे प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश औद्योगिक केंद्र विकास निगम, और यही विकास निगम है कि जो मध्य प्रदेश में मेगा फूड पार्क की स्थापना करती है। ठीक है, हमारे मध्य प्रदेश का जो पहला मेगा फूड पार्क था वो कसरावत में स्थापित किया गया, जो कि खरगोन जिले में आता है। ठीक है, ये पहला मेगा फूड पार्क है हमारे मध्य प्रदेश का। लेकिन इसके बाद पुनः फिर मालनपुर भिंड के बारे में आपने सुना होगा, जग्गा खेड़ी हो गया, निमरानी हो गया, और इसके बाद बाबई होशंगाबाद हो गया, यहाँ पर भी फूड पार्क की स्थापना किए जाने संबंधी प्रावधान किया गया, और कई सारे जो है तो वो अभी अपने निर्माणाधीन अवस्था में चल रहे हैं। तो इस प्रकार से ये खाद्य प्रसंस्करण वाला जो पॉइंट था ये भी आपका कवर हो जाता है। ठीक है, बस चीजों को बस आप ना समझने की बस आप कोशिश करो, बाकी तो अपने आप चारों तरफ जो चीजें चल रही हैं वो आपको फिर सारी की सारी दिखाई देने लगती हैं। फिर नेक्स्ट बात करें वनस्पति घी उद्योग। अब ये वनस्पति घी उद्योग क्या है भाई? तो आपको पता है कि हमारे मध्य प्रदेश में देश भर में सर्वाधिक सोयाबीन का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, साथ ही तिलहनी फसलों का भी उत्पादन हमारे मध्य प्रदेश में किया जाता है। तिलहनी फसलों में जैसे कि आपका सरसों आ जाता है, तिल आ जाता है, इस प्रकार की फसलों को हम तिलहनी फसलों के रूप में जानते हैं। तो सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन हमारे मध्य प्रदेश में, लगभग 60% उत्पादन देश भर का 60% सोयाबीन हमारे मध्य प्रदेश में ही उपज होता है। ठीक है, अब वनस्पति घी उद्योग के लिए कच्चा माल क्या है? कच्चा माल है सोयाबीन हो गया, मूंगफली हो गया, तिल हो गया, सूरजमुखी हो गया। तो इन्हीं प्रमुख कच्चे मालों पर आधारित जो है वनस्पति घी का निर्माण होता है। ठीक है, तो अब वनस्पति घी के जो प्रमुख केंद्र हैं, उन प्रमुख केंद्रों में आप उज्जैन हो गया, खंडवा हो गया, भोपाल है आपका, जबलपुर हो गया, इन जिलों में महत्वपूर्ण रूप से वनस्पति घी उद्योगों की स्थापना
की गई है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो आपका चैप्टर था कृषि आधारित उद्योग, तो कृषि आधारित उद्योगों में चीनी उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, रेशम उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण, वनस्पति घी उद्योगों के बारे में आपने पढ़ लिया है और मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ रहा होगा। लेकिन एक चीज और याद रखना है, बार बार मैं आपसे कह रहा हूं कि ये जो 3 हेडिंग्स लिखे हैं ये अपने आप में एक 15 मार्कर के क्वेश्चन हैं, लेकिन कृषि आधारित उद्योगों में आपको चीनी उद्योग ये 6 मार्कर का क्वेश्चन बनता है, सूती वस्त्र उद्योग ये 6 मार्कर का क्वेश्चन बनता है और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग ये आपका 6 नंबर का क्वेश्चन अपने आप में बनता है। ठीक है, तो चलिए ये चैप्टर कंप्लीट होता है। इसके बाद हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में वन आधारित उद्योगों के बारे में। तो चलिए अब हम बात करते हैं दूसरा जो बिंदु है हमारा वन आधारित उद्योगों के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर एक बार फिर से देखते हैं कि वन आधारित उद्योगों में हम किस किस चीजों को पढ़ेंगे। तो आपका है कागज उद्योग, बीड़ी उद्योग, कत्था उद्योग, लाख उद्योग, दिया सिलाई उद्योग और लकड़ी उद्योगों के बारे में। ठीक है, अब चूंकि ये जो एक वन आधारित उद्योगों के संबंध में अगर आपको ज्यादा अच्छे से समझना है तो आप वन संसाधनों संबंधी जो हमने लेक्चर बनाया है, जो हमने पढ़ा है वन संसाधन, तो वहां पर जब आप देखेंगे तो उस चीज को आप बड़े अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है, लेकिन फिर भी यहाँ पर भी ऐसा नहीं कि आपको समझ नहीं आएगा, मैं सारी चीजें यहाँ पर भी आपको कवर कराऊंगा। तो चलिए पहला देखते हैं कागज उद्योग के बारे में। ठीक है, तो कागज उद्योग जो कागज को बनाने के लिए जो प्राथमिक चीज है वो क्या है। हम पढ़ते हैं कि हमारा मध्य प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल में वन पाए जाते हैं। ठीक है, अब इन्हीं वनों में हमें एक प्रकार की हमें घास मिलती है। अब वो चूंकि पहले उसे वृक्ष की श्रेणी में रखा गया था, अब वन स्थिति रिपोर्ट 2019 में जो बांस है, बांस को घास की प्रजाति में रख दिया गया है। ठीक है, और वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार हमारे मध्य प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल में बांस पाए जाते हैं, इसीलिए हमारे मध्य प्रदेश को बांस स्टेट का भी दर्जा वर्ष 2019 की वन स्थिति रिपोर्ट में दे दी गई है। ठीक है, तो अब बांस हमने इसके बारे में पढ़ा है वहां पर कि डेंड्राकुलस स्ट्रिक्स इसका वैज्ञानिक नाम है बांस का। तो बांस हमारे मध्य प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर भी पाया जाता है। ठीक है, तो वन का जो कागज उद्योग है, कागज उद्योगों के लिए जो सर्वाधिक कच्चा माल है वो कच्चा माल क्या है, आपका बांस है। ठीक है, अब इन्हीं बांस पर आधारित हमारे मध्य प्रदेश में कई सारे कागज उद्योगों की स्थापना भी की गई। उनमें जो पहला है, हम पढ़ते हैं कि जो नेशनल न्यूज प्रिंट एवं कागज कारखाना है, कागज मिल है, जिसकी स्थापना वर्ष 1948-49 में की गई नेपानगर, या जिसको हम नाम देते हैं बुरहानपुर में। ठीक है, तो नेपानगर बुरहानपुर में पहला कागज मिल की स्थापना की जाती है 1948-49 में। लेकिन इसी कागज उद्योग को बिजली की आपूर्ति के लिए जो है तो चांदनी ताप विद्युत गृह की भी स्थापना की जाती है बुरहानपुर में, हमने ये भी पढ़ा है। ठीक है, तो पहला कागज उद्योग कौन सा था, नेशनल न्यूज प्रिंट एवं कागज मिल 1948-49 में। अब इसके बाद जो प्रमुख कागज उद्योग हैं, चूंकि इसी बांस पर आधारित हमारे मध्य प्रदेश में कागज उद्योगों की स्थापना एक क्रम से हुई और उन्हीं उद्योगों के बारे में हमें यहाँ पर बताना है अपने आंसर में। तो इसके अलावा और कौन कौन से प्रमुख उद्योग मिलते हैं हमें, तो आप देखेंगे कि एक ओरिएंटल पेपर मिल है। ओरिएंटल पेपर मिल ये कहां पर है, ये आपके शहडोल जिले में है। और ओरिएंटल पेपर मिल मध्य प्रदेश में निजी क्षेत्र द्वारा स्थापित एक प्रमुख कागज उद्योग है। ठीक है, ये निजी क्षेत्रों द्वारा, मैंने बताया था कि यहाँ पर अखबारी कागज बनाया जाता है नेशनल न्यूज प्रिंट एवं कागज मिल में। अखबारी जो आप जितने भी न्यूज पेपर आप पढ़ते हैं, क्योंकि वो एक रद्दी पेपर होता है। ठीक है, तो अखबारी कागज बनता कहां पर है, नेशनल न्यूज प्रिंट एवं कागज मिल में। लेकिन जो व्हाइट पेपर होता है, जिसको आप A4 का पेपर बोलते हैं, जो हम पुस्तकों में देखते हैं, जो व्हाइट कलर का होता है, वो कहां बनता है, वो बनता है ओरिएंटल पेपर मिल में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट बात करें सिक्योरिटी पेपर मिल। अब सिक्योरिटी पेपर मिल ये कहां पर है, ये भी मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थापित किया गया, क्योंकि ये सारे ये सरकारी क्षेत्र के हैं। ठीक है, सिक्योरिटी पेपर मिल, यहाँ पर क्या होता है, हमने पढ़ा था कि यहाँ पर जो है तो आपके जो स्टाम्प होते हैं, साथ ही जो आपकी एफिडेविट होते हैं जो, और साथ ही जो नोट बनाने का जो कागज होता है वो कहां पर बनाया जाता है, सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद में। इसके बाद नेक्स्ट है आपका बैंक नोट प्रेस। बैंक नोट प्रेस कहां पर है, देवास में। ठीक है, यहाँ पर 5 रुपए, 10 रुपए, 50 रुपए, 500 रुपए तक के जो नोटों की छपाई होती है वो कहां पर होती है, बैंक नोट प्रेस देवास में। इसके बाद है टिश्यू पेपर या महीन कागज बनाने का कारखाना।
तो जो टिश्यू पेपर है वो हमने अभी बात की, टिश्यू पेपर या महीन कागज बनाने का कारखाना कहां पर है, आपके इंदौर जिले में, या आप कह सकते हैं कि महू में। ठीक है, महू तहसील है इंदौर जिले की। तो महू में टिश्यू पेपर या महीन कागज बनाने के कारखाने स्थापित किए गए हैं। तो इस प्रकार से ये जो बिंदु है आपकी वन आधारित उद्योग, वन आधारित उद्योगों में सिर्फ एक ही ऐसा उद्योग है जो कि आपसे एग्जाम में 6 मार्कर में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आपको कागज उद्योग जब आप पढ़ेंगे तो उसकी प्रिपरेशन आपको 100 शब्दों में लगभग करके रखनी है आपको, कि हो सकता है कि कागज उद्योग के संबंध में एक अलग सा क्वेश्चन बन जाए कि मध्य प्रदेश में कागज उद्योगों की दिशा या दशा को बताइए, या कागज उद्योगों की स्थिति का वर्णन करिए, या उन पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको कागज उद्योगों के बारे में एक विस्तृत अध्ययन जो है 100 शब्दों में लगभग करके रखना है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है आपका बीड़ी उद्योग। तो बीड़ी उद्योगों को बताने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश सरकार ने 1970 में 1970 में वनों का राष्ट्रीयकरण किया। तो संपूर्ण भारत देश में वनों का राष्ट्रीयकरण करने वाला जो पहला प्रदेश है वो कौन सा है, हमारा मध्य प्रदेश है। तो इसी के अंतर्गत मध्य प्रदेश सरकार ने 1970 में ही तेंदुपत्ते का भी राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। तो तेंदुपत्ते का राष्ट्रीयकरण, चूंकि ये जो बीड़ी उद्योग हैं, ये बीड़ी उद्योग किस पर डिपेंड करते हैं, वो डिपेंड करते हैं तेंदुपत्ते पर। ठीक है, तो 1970 में ही मध्य प्रदेश सरकार ने तेंदुपत्ते का भी राष्ट्रीयकरण कर दिया। अब चूंकि आपको पता है कि तेंदुपत्ते का जो प्रयोग होता है वो मोस्टली बीड़ी बनाने में किया जाता है। अब तेंदुपत्ते का लगभग भारत भर में 60% तेंदुपत्ता हमारे प्रदेश में भी होता है। ठीक है, सर्वाधिक तेंदुपत्ता। तो इसी तेंदुपत्ते के आधार पर इन्हीं बीड़ी उद्योग विकसित हुए हमारे प्रदेश में। अब चूंकि ये जो बीड़ी उद्योग है, आपने देखा होगा कि जो ग्रामीण महिलाएं होती हैं, जब वो कृषि कार्यों से निवृत्त हो जाती हैं, ठीक है, तो खाली समय पर क्या करती हैं, वो अपने घरों में इस तेंदुपत्ते में फिर वो तंबाकू को भर करके और बीड़ी बनाती हैं। ठीक है, और जब काफी कुछ बना लेती हैं तो वही जाती हैं और उसको बेच करके वो पैसे प्राप्त करती हैं, आमदनी कमाती हैं। ठीक है, तो हम बात करें कि बीड़ी जो उद्योग है वो एक प्रकार का कुटीर उद्योग है, और यह कुटीर उद्योग मध्य प्रदेश में जो ग्रामीण महिलाएं हैं उन ग्रामीण महिलाओं को रोजगार प्राप्ति कराने का भी एक प्रमुख साधन है। ठीक है, तो ये इस बीड़ी उद्योग के प्रमुख केंद्र कहां कहां पर मिलते हैं हमें, तो सतना है, जबलपुर है, रीवा है, ग्वालियर है, ये प्रमुख केंद्र देखने मिलते हैं यहाँ पर हमें बीड़ी उद्योग के लिए। ठीक है, तो बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि बीड़ी उद्योग किस पर डिपेंड करते हैं, तेंदुपत्ते पर, और हमारे मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तेंदुपत्ता पाया जाता है। फिर नेक्स्ट बात करें कत्था उद्योग, तो कत्था उद्योग चूंकि यह भी एक वन आधारित उद्योग है। ठीक है, तो कत्था हमें कत्थे की जो प्राप्ति होती है वो खैर नामक वृक्ष से प्राप्त होती है, उसकी लकड़ी से, उसकी छाल से प्राप्त होती है। तो इसी आधार पर हमारे मध्य प्रदेश में कत्था उद्योग भी विकसित हुए हैं। तो प्रमुख कत्था उद्योग कहाँ मिलते हैं, तो ये हमें शिवपुरी में मिलेंगे, और मुरैना या बानमोर में हमें कत्था उद्योग देखने मिलते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका लाख उद्योग। तो लाख उद्योग भी आपका एक वन आधारित उद्योग है, और मोस्टली ये हमें घोंट कुसुम नामक वृक्षों से प्राप्त होते हैं। चूंकि एक कीट होता है, उस कीट के द्वारा जो स्रावित लार है, ठीक है, उसी लार से हमें ये लाख की प्राप्ति होती है। और इसका जो मोस्टली उपयोग है लाख का, वो किसमें किया जाता है, सौंदर्य प्रसाधन में। आपने पढ़ा होगा कि लाख की चूड़ियां बनती हैं। ठीक है, और कई सारी चीजें होती हैं, जैसे स्टैम्प जो कि जिसको हम सील बोलते हैं, उसके निर्माण में भी लाख का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो मोस्टली वैसे सौंदर्य प्रसाधन में ही लाख का प्रयोग किया जाता है। और हम ये भी जानते हैं कि उमरिया जिला में लाख बनाने का एक सरकारी कारखाना भी स्थापित किया गया है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट है कि लाख बनाने का सरकारी कारखाना कहां पर है, तो वो मिलता है आपको उमरिया जिले में। इसके अलावा जबलपुर है, सिवनी जिला है, इन यहां पर भी हमें लाख उद्योग देखने मिलते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट है आपका दिया सिलाई उद्योग। दिया सिलाई उद्योग मतलब कि माचिस उद्योग। अब माचिस उद्योग बनाने के लिए, चूंकि ये उद्योग भी एक वन आधारित उद्योग है, आपने माचिस को तो देखा ही होगा। ठीक है, कि जो सामने तरफ है वहां पर फास्फोरस लगा होता है, बाकी लकड़ी होती है। तो वनों की लकड़ी से ही ये दिया सिलाई बनाई जाती है। तो इसके भी प्रमुख केंद्र कहां कहां पर मिलते हैं आपको, इसके प्रमुख केंद्र मोस्टली मिलेंगे आपको कहां पर, ग्वालियर में मिलेंगे, साथ ही जबलपुर हो गया आपका, और जो मध्य प्रदेश का मध्य क्षेत्र है वहां पर आपको ये दिया सिलाई उद्योग दिखेंगे। नेक्स्ट बात करें आपको लकड़ी उद्योग, तो हमने पढ़ा है कि मध्य प्रदेश संपूर्ण देश भर में सर्वाधिक वनों का क्षेत्रफल हमारे प्रदेश में ही पाया जाता है। यहाँ पर इसी आधार पर सागौन वन भी मिलते हैं हमें, साल वन भी मिलते हैं हमें,
ठीक है। तो सागौन वन जो है, सागौन वन के माध्यम से जो है तो फर्नीचर वगैरह बनाए जाते हैं, जबकि साल वन से मुख्य रूप से रेलवे स्लीपर बनाए जाते हैं, ठीक है। तो ये जो साल वनों का संकेंद्रण आपको मिलेगा ये पूर्वी मध्य प्रदेश में मिलेगा, जबकि सागौन वनों का संकेंद्रण कहाँ मिलेगा आपको, पश्चिमी मध्य प्रदेश में मिलेगा। हमने पढ़ा है कि मध्य प्रदेश में जो होशंगाबाद जिले की बोरी घाटी है वो सागौन वनों के लिए ही जानी जाती है, ठीक है। बोरी घाटी कहाँ पर है, ये भी होशंगाबाद के पचमढ़ी रीजन में पड़ता है। तो इसके लकड़ी उद्योग के जो प्रमुख केंद्र है वो प्रमुख केंद्र आपको जबलपुर है, छतरपुर है, इन जिलों में आपको देखने मिलते हैं, ठीक है। तो मोस्टली लकड़ी उद्योग, दिया सिलाई उद्योग, लाख उद्योग, कत्था उद्योग, इन पर ऐसा कुछ लिखने के लिए तो नहीं है, लेकिन जो इनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जो साक्ष्य हैं, वो आपको अपने आंसर में लिखने पड़ेंगे। इसलिए मैंने कहा था कि वन आधारित उद्योगों में सिर्फ कागज उद्योग ही एक ऐसा उद्योग है जो आपसे अलग से 6 नंबर में पूछा जा सकता है। बाकी ये पूरा का पूरा क्वेश्चन वन आधारित उद्योग, ये भी एक फुल क्वेश्चन बनता है, आपसे पूछे जाने की संभावना 15 मार्कर में, या कि आने वाले एग्जाम में 2020 के पाठ्यक्रम के अनुसार 11 नंबर में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से वन आधारित उद्योग हो गए। इसको मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर आपको इसको बेहतर ढंग से समझना है तो आपको वन संसाधनों वाले लेक्चर को आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम मध्य प्रदेश में खनिज आधारित उद्योगों के बारे में। चलिए अब हम बात करते हैं खनिज आधारित उद्योगों की, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में, चूंकि आपको पता है कि मध्य प्रदेश एक खनिज बहुल प्रदेश है, यहाँ पर लगभग 31 प्रकार के खनिज हमें पाए जाते हैं, और इन्हीं में से लगभग 23 प्रकार के खनिजों का हम उत्खनन भी करते हैं। तो इन्हीं खनिजों के आधार पर हमारे मध्य प्रदेश में खनिज आधारित उद्योगों की स्थापना भी की गई। अब सबसे पहले जब आप ये बताएंगे कि कौन कौन से खनिज आधारित उद्योग हैं, तो निश्चित रूप से खनिजों पर आधारित है, इसलिए आपको उस पर्टिकुलर खनिज की आपको प्राप्ति किस प्रकार की चट्टानों से होती है और किस किस प्रकार किन किन जिलों से होती है, ये आपको वहां पर बताना पड़ेगा। जैसे मैं बात करूं खनिज आधारित उद्योग है कौन कौन से, तो सीमेंट उद्योगों की बात करेंगे, हीरा उद्योग है, कोयला आधारित उद्योग है, एस्बेस्टस उद्योग है, संगमरमर उद्योग है, चीनी मिट्टी उद्योग है, साथ ही उर्वरक उद्योग भी हो जाएंगे शामिल इसमें, ठीक है। तो आइए कुछ उद्योगों की हम यहाँ पर बात करते हैं, जिसमें से पहला है आपका सीमेंट उद्योग। तो निश्चित तौर पर जो सीमेंट उद्योगों की स्थापना होगी वो कहां पर होगी, क्योंकि सीमेंट उद्योगों के लिए जो मूल रूप से जो कच्चा माल है वो आपका चूना पत्थर है, जिप्सम होता है। तो जहां पर इस प्रकार की चट्टान, अब आपको पता है कि जो चूना पत्थर है, जिप्सम है, वो हमें किस प्रकार की चट्टान से प्राप्त होता है, विंध्यन युग की चट्टानों से, क्योंकि ये जो है खनिज चूना पत्थर व जिप्सम ये अधात्विक खनिज है, ठीक है। और हमने पढ़ा है कि अधात्विक खनिजों की प्राप्ति हमें विंध्यन क्रम की चट्टानों से होता है। तो अब इन्हीं खनिजों के आधार पर जहां जहां पर ये चूना पत्थर जिप्सम पाए जाएंगे, उन्हीं जगहों पर ये सीमेंट उद्योगों की स्थापना भी की जाएगी, ठीक है। तो अब आपको पता है कि फिर पहला जो सीमेंट उद्योग स्थापित किया गया वो कहां किया गया, बानमौर मुरैना में किया गया वर्ष 1922 में। और इसके बाद फिर आपका कैमूर सीमेंट फैक्ट्री है, इसके बाद फिर आपका बिड़ला है, सरला सीमेंट फैक्ट्री है, जेपी सीमेंट फैक्ट्री है, ठीक है। जो कि आपको कैमूर सीमेंट फैक्ट्री कटनी में है, बिड़ला सतना में है, सरला मैहर में है, जेपी कहाँ है, रीवा में है। तो इस प्रकार की सीमेंट फैक्ट्रियों का उत्पादन किया गया। क्योंकि हमारे मध्य प्रदेश का, अगर मैं देश भर की बात करूं तो सीमेंट उत्पादन में तीसरा स्थान है, वहीं भारत का विश्व भर में कौन सा स्थान है, चीन के बाद दूसरा स्थान शामिल किया जाता है। तो इन्हीं खनिजों के आधार पर हमारे मध्य प्रदेश में ये सीमेंट उद्योग विकसित किए गए। फिर नेक्स्ट बात बताऊं, हीरा उद्योग। तो हीरा उद्योग आपको पता है कि हीरा भी एक प्रकार का अधात्विक खनिज है, जो कि हमें आग्नेय चट्टान की कुड़प्पा सीरीज में हमें प्राप्त होता है। हमने जब पढ़ा था खनिज मध्य प्रदेश के संदर्भ में, तो वहां पर हमने हीरे के संबंध में विस्तृत जानकारी इकट्ठा की थी, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है कि आग्नेय चट्टान की कुड़प्पा सीरीज में, ठीक है। और मध्य प्रदेश को हीरा उत्पादन में आपको पता है कि एकाधिकार प्राप्त है, ठीक है। हमारे मध्य प्रदेश को पहला स्थान प्राप्त है संपूर्ण देश भर में। अब हीरा उत्पादन के जो प्रमुख क्षेत्र है हमारे मध्य प्रदेश में, वो पन्ना है, छतरपुर है, सतना है। आपको पता है कि जो पन्ना और हिनौता क्षेत्र है, वैसे ही छतरपुर का अंगोर क्षेत्र है, सतना जिले का मझगामा क्षेत्र है, यहाँ पर हीरे की उपलब्धि होती, हीरा उपलब्ध है, हीरा पाया जाता है, ठीक है। अब चूंकि ये हीरा एक प्रकार का रत्न भी है, जब इसको आप संशोधित कर देते हैं, शुद्ध बना देते हैं, तो रत्न परिष्करण केंद्र की भी स्थापना की गई है जबलपुर क्षेत्र में,
साथ ही हीरा म्यूजियम की स्थापना छतरपुर में और हीरा पार्क की स्थापना कहाँ की गई? पन्ना में। ठीक है, तो हीरे पर आधारित हमारे मध्य प्रदेश में उद्योगों की भी विकास हुआ है। फिर नेक्स्ट है आपका कोयला आधारित उद्योग। अब ये जो कोयला है, ये कोयला गोंडवाना सेल में पाया जाता है, गोंडवाना क्रम की चट्टानों में मिलता है आपको। ठीक है, अब कोयले के भंडारण में हमारे मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है संपूर्ण देश भर में? हमारे मध्य प्रदेश का चौथा स्थान है कोयले के भंडारण में, जबकि कोयले के उत्पादन में प्रदेश का 5वां स्थान है। इसके बाद हमारे मध्य प्रदेश में अधिकांश बिटुमिनस प्रकार का कोयला पाया जाता है और इसी बिटुमिनस प्रकार के कोयले के आधार पर हमारे मध्य प्रदेश में कई ताप विद्युत ग्रह भी स्थापित किए गए हैं। हमने पढ़ा था कि ताप विद्युत ग्रह ऐसे विद्युत ग्रह होते हैं जो कि कोयले के प्रयोग से वहां पर बिजली बनाई जाती है। ठीक है, तो कौन कौन से ताप विद्युत ग्रह हैं? जैसे कि विंध्याचल सुपर ताप विद्युत ग्रह, हमने पढ़ा था कि यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा ताप विद्युत ग्रह है। ठीक है, इसके बाद है आपका सतपुड़ा ताप विद्युत ग्रह, अमरकंटक इत्यादि जितने भी आप हैं, बस आपको 2 या 4 5 के नाम वहां पर लिखने पड़ेंगे। ठीक है, इसके बाद बात करें एस्बेस्टस उद्योग। एस्बेस्टस एक प्रकार का अधात्विक खनिज है जिसकी प्राप्ति हमें मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले से होती है। ठीक है, साथ ही आपको पता है कि एस्बेस्टस जो है वो चूंकि चूना से ही वो उसका बनाया जाता है, तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक चूना पत्थर आपको कटनी में प्राप्त होता है, इसलिए कटनी को चूना नगरी भी कहा जाता है। तो जो इसके उद्योग हैं एस्बेस्टस उद्योग के, वो मोस्टली कहाँ विकसित हुए हैं? या तो झाबुआ में या तो कटनी में। ठीक है, तो एस्बेस्टस उद्योग के जो प्रमुख केंद्र हैं वो ये झाबुआ व कटनी हो जाते हैं। फिर बात करें संगमरमर उद्योग की, तो संगमरमर भी एक प्रकार का अधात्विक खनिज है जो कि कायांतरित चट्टानों से हमें प्राप्त होता है। संगमरमर आपको पता है कि हमारे मध्य प्रदेश में 2 प्रकार के पाए जाते हैं, एक है सफेद संगमरमर और दूसरा होता है रंगीन संगमरमर। सफेद संगमरमर की प्राप्ति मध्य प्रदेश के जबलपुर भेड़ाघाट से प्राप्त होती है, वहां पर तो कई विशाल चट्टाने हैं। ठीक है, और उन्हीं चट्टानों के मध्य से नर्मदा नदी प्रवाहित होती है। और रंगीन संगमरमर की प्राप्ति हमें ग्वालियर जिले से होती है। तो इसी आधार पर संगमरमर चूंकि हमारे मध्य प्रदेश में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है, तो इन्हीं विविधता के आधार पर हमारे मध्य प्रदेश में संगमरमर उद्योग भी विकसित हुए हैं। फिर नेक्स्ट है आपका चीनी मिट्टी उद्योग। तो चीनी मिट्टी उद्योग, चूंकि चीनी मिट्टी का मूल नाम क्या है? केवलिन कहा जाता है। ठीक है, इसे केवलिन कहा जाता है। और चीनी मिट्टी का जो प्रमुख उपयोग है वो वस्त्र उद्योग एवं बर्तन उद्योगों में भी किया जाता है। आपने देखा होगा जो कप होते हैं, कप जिसमें हम चाय वगैरह पीते हैं, ये चीनी मिट्टी के बने होते हैं। ठीक है, साथ साथ बड़ी बड़ी जो जार होते हैं वो भी चीनी मिट्टी के बनाए जाते हैं। कई सारी जो सजावटी वस्तुओं का भी निर्माण जो है चीनी मिट्टी से किया जाता है। अब इसके जो प्रमुख केंद्र हैं वो आपको जबलपुर है, शहडोल है, ग्वालियर है, ठीक है, उमरिया है। तो इन क्षेत्रों में जो है तो चीनी मिट्टी उद्योग विकसित हुए हैं। तो इस प्रकार से ये खनिज आधारित है। इसके अलावा आप उर्वरक उद्योगों की भी बात कर सकते हैं, क्योंकि उर्वरक उद्योगों के लिए जो प्रमुख रूप से कच्चा माल होता है वो आपका रॉक फास्फेट होता है। ठीक है, तो रॉक फास्फेट कहाँ पे होता है? झाबुआ जिले में होता है। ठीक है, तो इसी आधार पर मध्य प्रदेश में उर्वरक उद्योग भी विकसित हुए हैं और उर्वरक बनाने का जो कारखाना है वो कहाँ हुआ? गुना जिले में स्थापित किया गया है, गुना में। ठीक है, तो ये प्रमुख उद्योग हैं जो कि खनिज आधारित हैं। इनको आपको अब इसमें मैं बात करूं तो जो सीमेंट उद्योग है आपका और हीरा उद्योग है, तो ये है आपका कोयला आधारित उद्योग है, सीमेंट उद्योग है, ये अपने आप में 6 मार्कर क्वेश्चन का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के वैसे तो हमें ये 3 जो क्वेश्चन है, कृषि आधारित, वन आधारित और खनिज आधारित, ये 15 मार्कर में बनता है। लेकिन जो चीनी उद्योग है, सूती वस्त्र उद्योग है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग है, कागज उद्योग है, सीमेंट उद्योग है, हीरा उद्योग है, कोयला आधारित उद्योग है, ये अपने आप में 6 नंबर के क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है मध्य प्रदेश के प्रमुख उद्योग, ये यहाँ पर कंप्लीट होता है आपका। और साथ ही यहाँ पर मैंने बता दिए हैं कि कौन कौन से ऐसे बिंदु हैं जो अपने आप में 6 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में औद्योगिक नीति की, और साथ में इसके बाद बात करेंगे कि मध्य प्रदेश में उद्योगों के संबंध में इनके अलावा और कौन कौन से मेंस में क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में औद्योगिक नीति। तो मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश के गठन के उपरांत, मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 में हुआ, तो मध्य प्रदेश के गठन के उपरांत मध्य प्रदेश के उद्योगों के संवर्धन के लिए, उनके विकास के लिए पहली औद्योगिक नीति का निर्माण वर्ष 1972 में किया गया। ठीक है,
तो मध्य प्रदेश की जो पहली औद्योगिक नीति बनती है वो कब बनती है? 1972 में। लेकिन इसके बाद कई वर्षों के बाद जो औद्योगिक नीति का निर्माण किया जाता है वो वर्ष 2004 में किया जाता है। ठीक है, इसके बाद इसी नीति में संशोधन करके वर्ष 2007 में एक पुनः नवीन नीति का निर्माण किया जाता है वर्ष 2007 में। ठीक है, तो वर्ष 2007 में जो नीति बनती है वो 2004 की औद्योगिक नीति में ही संशोधन किया जाता है। लेकिन इसके बाद पुनः एक नवीन नीति बनती है वर्ष 2010 में। ठीक है, तो फिर पुनः 2010 की नीति में संशोधन करके 2012 में एक नवीन नीति बनाई जाती है। लेकिन ध्यान रखिएगा, जो 2012 की नीति होती है वो 2010 की ही नीति का संशोधन रूप होता है। ठीक है, लेकिन इसके बाद जो नवीन नीति आती है जिसको हम अभी वर्तमान समय में पढ़ते हैं मुख्य परीक्षा हेतु, वो नवीन नीति नवीन उद्योग संवर्धन नीति 2014 के नाम से जारी की जाती है। ठीक है, तो हालांकि इसके बाद भी जो कि जीएसटी लागू किया जाता है केंद्र सरकार के द्वारा, तो जीएसटी आने के बाद में पुनः इसमें वर्ष 2014 में ही संशोधन करके और नवीन उद्योग संवर्धन नीति 2014, तो इसकी घोषणा कब की गई थी? नवीन संवर्धन नीति 2014 की, तो 1 अक्टूबर 2014 में इसकी घोषणा की जाती है राज्य सरकार के द्वारा। अब हम बताते हैं कि इसके प्रमुख प्रावधान क्या रखे गए। तो इसके प्रमुख प्रावधानों के अंतर्गत सबसे पहले कि जो नवीन उद्योग संवर्धन नीति के प्रमुख की जो नीतियां हैं, उन ऐसी नीतियों को रखना है कि उनकी जो प्रक्रियाएं हैं वो युक्ति संगत हो, जो कि जिसको भी हम लागू कर सके। ठीक है, और इसकी नीतियों को क्या करना है? सरल बनाना है। ठीक है, औद्योगिक नीतियों को, तो प्रक्रियाओं को युक्ति संगत एवं सरल बनाना। दूसरा है कि पर्यावरणीय दृष्टि से औद्योगिक विकास करना है। ठीक है, इस नीति का प्रमुख प्रावधान क्या था कि हमें पर्यावरणीय या पर्यावरण को भी ध्यान में रखना है, ताकि उनके पर्यावरण में प्रदूषण ना हो। इनको सब ध्यान में रखते हुए हमें औद्योगिक विकास को सुनिश्चित करना है। फिर नेक्स्ट है आपका संतुलित क्षेत्रीय विकास को प्रोत्साहन देना। संतुलित क्षेत्रीय विकास का मतलब ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि मध्य प्रदेश का कोई एक जिला या 2-4 जिले ही औद्योगिक रूप से विकसित हो पाए और बाकी क्षेत्र क्या हो? अविकसित रह पाए। तो ऐसा नहीं करना, हमें सभी क्षेत्रों का हमें संतुलित विकास सुनिश्चित करना है। फिर नेक्स्ट है आपका कि सभी क्षेत्रों में रोजगार का सृजन करना है। ठीक है, कि औद्योगिक विकास तो करना ही है हमें, लेकिन साथ ही साथ रोजगार का सृजन भी करना है, ताकि मध्य प्रदेश की जो बेरोजगारी दर है उसको कम किया जा सके। फिर नेक्स्ट है आपका एमएसएमई को सुदृढ़ करना। एमएसएमई का मतलब है कि माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेज, जो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग हैं, इनको बढ़ाने के लिए हमें क्या करना है? इनके लिए पैकेज की व्यवस्था करनी है। ठीक है, अब इसी एग्जांपल में मुद्रा योजना को आप शामिल कर सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका कि उद्योगों की व्यवस्था हेतु भूमि बैंक की स्थापना करना। अब चूंकि मध्य प्रदेश में कई सारे ऐसे जो निजी क्षेत्र के उद्यमी हैं जो कि मध्य प्रदेश में उद्योग की स्थापना करना चाहते हैं, तो उनके लिए भूमि की भी व्यवस्था करनी है। और ये उद्योग बहुत बड़े क्षेत्र में स्थापित किए जाते हैं, जैसे कि 500 एकड़, 1000 एकड़, तो ये बहुत बड़ी भूमि है। ठीक है, तो इन भूमियों की व्यवस्था करने के लिए उद्योगों के लिए एक भूमि बैंक की भी स्थापना करने का प्रावधान किया गया। नेक्स्ट है आपको कि बीमारू उद्योगों के पुनर्संचालन हेतु विशेष आर्थिक पैकेज की भी स्थापना करना, क्योंकि ऐसे बहुत सारे उद्योग हैं। जैसे हम उद्योगों की बात करें, सूती वस्त्र उद्योगों की ही बात कर लें या चीनी मिलों की बात कर लें। ठीक है, जैसे कि आपका जो जिवाजी चीनी मिल था और जो सेठ गोविंद दास चीनी मिल है, तो ये चीनी मिल लगभग मृतप्राय हो चुके हैं, समाप्त हो चुके हैं। ठीक है, ये घाटे में चल रहे हैं, तो इनको घाटे से निकालने के लिए इनके लिए क्या करना है? विशेष आर्थिक पैकेज की व्यवस्था करनी है, ताकि ये फिर से चल पड़े। और समय समय पर क्या करना है? इन्वेस्टर्स समिट का भी आयोजन किया जाना है। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख प्रावधान रखे गए हैं विशेष उद्योग संवर्धन नीति 2014 के अंतर्गत। तो हो सकता है कि ये भी एग्जाम की मुख्य परीक्षा में पूछा जाए, और प्रीलिम्स के लिए यही पूछा जाता है कि पहली औद्योगिक नीति कब बनी? 1972 में, और जो नवीन औद्योगिक संवर्धन नीति है वो कब बनी? वर्ष 2014 में। तो आपको इसको ध्यान में रखना है, इसके विशेष प्रावधानों को ध्यान में रखना है, ताकि अगर मुख्य परीक्षा में ये क्वेश्चन आता है तो आप उसको कर पाए। तो चलिए, इस प्रकार से हमारा ये जो उद्योग का टॉपिक था वो टॉपिक लगभग समाप्त होता है। अब हालांकि मैंने आपको क्वेश्चंस की बात जो बताई थी कि मुख्य परीक्षा में कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं इस टॉपिक से, तो इससे पहले अभी मैंने आपको बताया था कि जो खनिज आधारित है, वन आधारित है,
और जो कृषि आधारित उद्योग हैं उनसे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना हमेशा बनी रहती है। साथ ही कुछ अन्य जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं या पूछे जाने की संभावना है वो भी मैं आपको बताता हूं। तो चलिए अब बात करते हैं हम कि मुख्य परीक्षा की दृष्टिकोण से पूछे जाने वाले संभावित प्रश्न कौन कौन से हो सकते हैं मध्य प्रदेश में उद्योग से संबंधित जो टॉपिक हमने अभी तक पढ़ा है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के प्रमुख उद्योगों का विस्तृत विवरण दीजिए। हो सकता है कि ये जो क्वेश्चन है इसमें आपसे ये पूछ रहा है कि मध्य प्रदेश के प्रमुख उद्योगों का विस्तृत विवरण दीजिए, जिसमें आप खनिज आधारित उद्योगों के बारे में बताएंगे, वन आधारित उद्योगों के बारे में बताएंगे, कृषि आधारित उद्योगों के बारे में, इन तीनों के बारे में आपको वहां पे बताना पड़ेगा जब तक कि आपसे स्पेशली नहीं पूछा गया है कि कृषि आधारित उद्योगों का विवरण दीजिए तब तक। ठीक है, हो सकता है कि इसी क्वेश्चन में वो अलग अलग कर दे कि कृषि आधारित, वन आधारित और खनिज आधारित, ऐसा भी करके वो पूछ सकता है कि कृषि आधारित उद्योगों का विवरण दीजिए, वन आधारित उद्योगों का विवरण दीजिए या खनिज आधारित उद्योगों का विवरण दीजिए। ठीक है, तो निश्चित रूप से ये जो क्वेश्चन बनेंगे आपके वो 15-15 नंबर में पूछे जाएंगे। अब फिर मैंने यहीं पर आपको बताया था कि कृषि आधारित उद्योगों में वो आपसे पूछ सकता है कि मध्य प्रदेश में कपड़ा उद्योग के बारे में बताइए। ठीक है, जो कि सूती वस्त्र उद्योग के बारे में। ठीक है, जो कृषि आधारित उद्योग है इनके बारे में आपको अलग अलग से जो मैंने वहां पर आपको अभी कुछ देर पहले बताया था, तो आप उनको जो है स्पेशली रूप से 100 शब्दों में आप उनको तैयार कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट है आपका कि मध्य प्रदेश की नवीन उद्योग संवर्धन नीति जो 2014 में आई उसके प्रमुख प्रावधानों को लिखिए। ठीक है, तो वो आपको मैंने बता दिया है, वो आप कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका कि मध्य प्रदेश हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम द्वारा संचालित मृगनयनी एम्पोरियम का वर्णन दीजिए। अब ये मृगनयनी एम्पोरियम, ठीक है, मृगनयनी एम्पोरियम है क्या, तो आपको सबसे पहले बताना पड़ेगा हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम। तो आपको पता है कि मध्य प्रदेश में हस्तशिल्प जो विकास निगम था उसकी स्थापना 1981 में की गई थी, लेकिन फिर हथकरघा को भी इसी में सम्मिलित कर दिया गया और वर्ष 2013 में इसका नाम क्या कर दिया गया, संत रविदास हस्तशिल्प एवं हथकरघा उद्योग विकास निगम, जिसका मुख्यालय मध्य प्रदेश में है। अब चूंकि जो मृगनयनी एम्पोरियम है, मृगनयनी है क्या, इसका एक ब्रांड नेम है। ठीक है, ऐसा आप समझ सकते हैं। तो इसके अंतर्गत होता क्या है कि जो मृगनयनी है इसका अभी तक लगभग 10 एम्पोरियम बना दिए गए हैं। अब ये जो हस्तशिल्प एवं हथकरघा है ये करता क्या है, ये हाथ से बनाए गए जैसे कि कांच के जो सामान होते हैं, जो कि सौंदर्य, जो कि आपको सजावटी सामान के रूप में आपने देखा होगा कि जो लकड़ी के द्वारा जो चटाई वगैरह है, बांस वगैरह है, और इसका अब तो सोफा सेट वगैरह भी मार्केट में उपलब्ध हो चुके हैं। तो इस प्रकार के जो सजावटी सामान बनाए जाते हैं हाथों के द्वारा, वो हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम के अंतर्गत आता है। ठीक है, फिर जब ये बना दिए जाते हैं तो इनका फिर मेले लगा करके, प्रदर्शनी लगा करके इनका जो है तो क्रय और विक्रय भी किया जाता है। लेकिन व्यवस्थित रूप से एक मृगनयनी नाम का एक एम्पोरियम है, जैसे कि अभी तक लगभग 10 मृगनयनी एम्पोरियम जो है स्थापित किए जा चुके हैं इस हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम के द्वारा, जिनमें से कि 7 जो है हमारे मध्य प्रदेश में है, 2 छत्तीसगढ़ में है, 1 दिल्ली में है और 1 कोलकाता में है। ठीक है, तो 7 जो है मध्य प्रदेश में कहां पर है, आपका इंदौर में है, उज्जैन में, जबलपुर में, भोपाल में, ग्वालियर में है। जो ये बिग 4 सिटीज है वहां पर तो वही है, इंदौर, जबलपुर, भोपाल, ग्वालियर। साथ में आपका उज्जैन है, रीवा है, और नवीनतम कहां पर स्थापित किया गया वर्ष 2019 में, सागर जिले में। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में कितने मृगनयनी एम्पोरियम है, तो 7 हैं। 2 छत्तीसगढ़ में कौन कौन से, एक रायपुर में है और दूसरा भिलाई में है, 7 और 2 9, एक दिल्ली में है 10 और एक कोलकाता में है 11। तो जैसे आप जाएंगे यहाँ राजवाड़ा में, इंदौर में अगर मैं बात करूं तो राजवाड़ा में भी यहाँ पर मृगनयनी एक एम्पोरियम है, वहां पर आपको साड़ियां भी मिल जाएंगी, सजावटी सामान भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो एक व्यवस्थित रूप से वहां पर उन्होंने एक शोरूम बना दिया गया है जो किसके अंतर्गत संचालित है, हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम के द्वारा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको मृगनयनी एम्पोरियम के बारे में वर्णन करना है तो आप इसके बारे में आप यहाँ पर बता सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मध्य प्रदेश में कृषि उद्योग विकास निगम के उपक्रमों को बताइए। ठीक है, ऐसे उपक्रमों को बताना है जो मध्य प्रदेश कृषि उद्योग विकास निगम के द्वारा मध्य प्रदेश में संचालित है। तो सबसे पहले आप मध्य प्रदेश कृषि उद्योग विकास निगम के बारे में बताएंगे कि मध्य प्रदेश में कृषि से संबंधित उद्योगों के विकास के लिए
वर्ष 1969-70 में प्रदेश की राजधानी भोपाल में इस निगम की स्थापना की गई। ठीक है, फिर बताएंगे अभी इस निगम के द्वारा कौन कौन से उपक्रम संचालित हैं। तो मैंने यहाँ पे एक लिस्ट बना दी है, तो आप इसको बता सकते हैं कि जैसे कि कीटनाशक संयंत्र है, कीटनाशक संयंत्र बीना में है। जैसे भी आपको पता है जो बीएचसी होता है साथ, ठीक है, बीएचसी ये भी एक कीटनाशक है, दवा है, इसका भी निर्माण जो है यहीं पर किया जाता है, इसी संयंत्र में, है ना। तो ये कहाँ पर है? बीना में है। इसके बाद बात करें जीवाणु खाद्य संयंत्र, ये भोपाल में है। फल संवर्धन इकाई भोपाल में है। पोषण आहार संयंत्र धार में है। मवेशियों के लिए चारा बनाने का संयंत्र ये भी धार में है। और पंजीरी संयंत्र जो कि भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर में स्थापित किए गए हैं, ये प्रमुख संयंत्र हैं जो कि मध्य प्रदेश कृषि उद्योग विकास निगम के उपक्रम के तौर पर कार्य करते हैं। ठीक है, तो ये भी पूछे जाने की संभावना बनी है मेंस में। और लास्ट में है कि मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास में मध्य प्रदेश औद्योगिक केंद्र विकास निगम की भूमिका का वर्णन कीजिए। ठीक है, मध्य प्रदेश के औद्योगिक विकास में मध्य प्रदेश औद्योगिक केंद्र विकास निगम की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो आपको बताना पड़ेगा कि मध्य प्रदेश औद्योगिक केंद्र विकास निगम की स्थापना 16 अक्टूबर 1987 में भोपाल में की गई। ठीक है, हमने पढ़ा था कि इसी निगम के द्वारा मध्य प्रदेश में कई सारे औद्योगिक, कितने 26 औद्योगिक केंद्र विकसित किए गए हैं। ठीक है, और इन 26 में से 6 औद्योगिक केंद्र जो कि अब का जो संरचना का अधो निर्माण किया जाएगा वो किसके द्वारा किया जाएगा? केंद्र सरकार के द्वारा। ठीक है, जिसमें हमने 3P और 3M के बारे में पढ़ा था। ठीक है, याद है आपको। और इसके बाद हमने कुछ फूड पार्क के बारे में भी पढ़ा था कि मध्य प्रदेश में फूड पार्क भी विकसित किए जा रहे हैं, किसके द्वारा? मध्य प्रदेश औद्योगिक केंद्र विकास निगम के द्वारा। तो इस प्रकार से मध्य प्रदेश में उद्योग के विकास में मध्य प्रदेश औद्योगिक केंद्र विकास निगम की महत्वपूर्ण भूमिका हमें दिखलाई पड़ती है। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ क्वेश्चंस बनते हैं जो मेंस में 6 मार्कर में भी आ सकते हैं और 15 मार्कर में भी आने की संभावना बनी हुई है। ठीक है दोस्तों, तो आपको बस कोशिश करना है कि हर ऐसा सिर्फ उद्योग के संबंध में नहीं, मैंने अभी तक जितने भी चैप्टर पढ़ाए हैं, ठीक है, तो उनसे आप क्वेश्चंस को निकालिए और आंसर राइटिंग की आप प्रैक्टिस कीजिए। क्योंकि हमारी मुख्य परीक्षा में ये मानकर चलिए कि मध्य प्रदेश का एक बहुत बड़ा हिस्सा, कम से कम 150 से लेकर 200 नंबर तक के क्वेश्चंस मध्य प्रदेश से पूछे जाते हैं। ये सिर्फ मुख्य परीक्षा के लिए ही नहीं बल्कि प्रीलिम्स की परीक्षा के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए आज हम यहाँ पर मध्य प्रदेश में उद्योग संबंधी चैप्टर को क्लोज करते हैं, पूर्ण करते हैं। तो अब जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो आपके सामने, मैं संभव है कि मध्य प्रदेश में शिक्षा और मध्य प्रदेश में जनगणना, जो जनगणना होती है प्रत्येक 10 वर्षों में, उसके संबंध में होगा। और इसके बाद मध्य प्रदेश का भूगोल और मध्य प्रदेश का अर्थव्यवस्था का जो विषय है वो टॉपिक लगभग समाप्त हो जाएंगे। और इसके बाद हम करेंगे, जो कि बहुत सारे लोगों की इच्छा है कि मध्य प्रदेश की इतिहास को आप पढ़ाएं, तो मध्य प्रदेश के इतिहास के संबंध में भी लेक्चर आएंगे। ठीक है, तो दोस्तों घर पे रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।